हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो लाइफ प्रोसेस हो रहा है। बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग उठाए हैं। इस चैप्टर के अंदर जो भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब के सब बोर्ड ओरिएंटेड ही रहेंगे। 2026 बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आने वाले होंगे उन सबको हम लोग इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, पहले लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। वो ऐसा वाइटल एक्टिविटीज जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसे जीवित रखने के लिए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, इंसेक्ट हो, ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी वाइटल चलते ही रहती है जो उसे जिंदा रखती है। यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक हर कोई रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा प्रोसेस करता ही करता है। तो उन सबको हम लोग डील करने वाले इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन को देखेंगे, रेस्पिरेशन को देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का जो चांसेस होता है वो होता है न्यूट्रिशन से, रेस्पिरेशन से, इन दोनों से बहुत रहेगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इन तीनों पे हमें ज़्यादा कमांड डालना है, इन तीनों पे हमें ज़्यादा फोकस इस चैप्टर को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भोजन हम लोग लेते हैं उस भोजन से हम लोग एनर्जी कैसे निकालते हैं, ये सारा आगे के प्रोसेस में हम लोग देखेंगे। लेकिन न्यूट्रिशन में हम बस इतना देखते हैं, न्यूट्रिशन के अंदर जब हम फूड लेते हैं उस फूड को कैसे हम लोग तोड़ते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, आगे चल के फर्दर और प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस में वो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसमें से एनर्जी कैसे हम लोग निकालते हैं, उस एनर्जी का कहाँ कहाँ यूज होता है, वो सारा आज हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहला डीलिंग हम लोग किसके साथ करेंगे, तो टेकिंग इन फूड, खाना हम लोग लिए और उसका उपयोग, उस खाने का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो एनर्जी जनरेशन में करते हैं। वो जो एनर्जी जनरेट होता है वो फिर कहाँ का यूज होता है, ग्रोथ में, रिपेयर में, अदर जितने भी वाइटल मैकेनिज्म होते हैं उन सब में। न्यूट्रिशन कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया है, पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाती हैं, स्वयं बनाती हैं, पकाती नहीं है। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करती हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करती हैं। वही हेट्रोट्रॉफिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए। वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बनाती है, वो सीधा ऑर्गेनिक बना बनाया ही वो लेती हैं। जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमन के पास ऑर्गेनिक फूड आता है, व्हीट, बार्ले, राइस, ये सब क्या ऑर्गेनिक है, प्लांट से हमें मिला, उसे हम लोग किचन में जाके पकाते हैं और बस खा लेते हैं। इसमें कोई हम लोग अपना फर्दर कोई प्रोसेस नहीं डाल रहे हैं, कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है। सिंपली इसमें ऑटोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म खुद का खाना बनाएंगे, हेटरोट्रॉफिक में ऑर्गेनिज्म किसी और पर डिपेंड होंगे। ऑटोट्रॉफिक एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, एंड हेटरोट्रॉफिक में कौन कौन हो जाएंगे, तो फंगी, एनिमल्स, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और केमोसिंथेसिस प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। केमोसिंथेसिस हमें नहीं पढ़ना है बोर्ड के लिए, हम बस फोटोसिंथेसिस पे अपना ध्यान लगाए रखेंगे। फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट है वो प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जो कि प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ के अंदर, सनलाइट कहाँ से आएगा, सूरज से आएगा। और वो क्या करता है कि बाहर जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ये स्टोमाटा के थ्रू अंदर ले लेगा, लीफ के अंदर। ये अपने रूट्स के थ्रू क्या करेगा, सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उस वाटर को अंदर ले लेता है। बाहर एटमॉस्फेयर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल में से क्या लिया, वाटर, सन में से क्या लिया, सनलाइट, एंड लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। ये चार चीजें इससे जरूरी होती है किसके लिए, तो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए एंड ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के लिए। जैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाता है तो ये ऑक्सीजन को बाहर रिलीज कर देता है और ग्लूकोज को ये क्या करता है, जब जरूरत होता है जहां जहां वहां ग्लूकोज को सेंड कर देता है, जहां जरूरत नहीं होता वो ग्लूकोज को स्टोर करके रख देता है स्टार्च के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अगर सनलाइट नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नहीं होगा। रात हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन रात में रेस्पिरेशन प्रोसेस चलते रहेगा। रेस्पिरेशन को कोई मतलब नहीं है कि दिन हो या रात हो, दिन में भी रेस्पिरेशन चलेगा प्लांट में, रात में भी रेस्पिरेशन चलेगा प्लांट में, वो हम आगे डील करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस को रेस्पिरेशन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। रेस्पिरेशन में CO2 बाहर निकलता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बाहर निकलता है, O2 बाहर निकलता है। अब स्टेप्स क्या क्या फोटोसिंथेसिस के, तो सबसे पहले सन से जो रेज निकल रहा है उसको हम एब्जॉर्व करेंगे, हम नहीं, प्लांट एब्जॉर्व करेगा। प्लांट एब्जॉर्व किया सन को, सन के लाइट को। अब जब लाइट एब्जॉर्व कर रहा है तो वो लाइट एनर्जी कहलाएगा। वो लाइट एनर्जी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये अगर लाइट एनर्जी तो ये चेंज हो जाएगा केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में क्यों चेंज होता है, क्योंकि इसको जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एटमोस्फेयर से ले रहा है उससे इसको कन्वर्ट करवाना है, रिडक्शन करवाना है किसमें, तो कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि ग्लूकोज में।
तो फर्स्ट प्रोसेस का क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट है, जहां जहां ग्रीन एरिया होगा वहां सब जगह क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। फिर सेकंड प्रोसेस क्या होगा, लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। थर्ड प्रोसेस में रिडक्शन कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। बाहर क्या निकला, ऑक्सीजन बाहर निकला, और क्या निकला, शुगर। शुगर भी कार्बोहाइड्रेट का ही मॉलिक्यूल है, सॉरी। देखिए इसका रॉ मटेरियल क्या क्या होगा, क्वेश्चन ये भी आएगा आपका कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में प्लांट के रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं बताइए, और रॉ मटेरियल को लेते कहाँ से हैं। तो प्लांट वाटर एज अ रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। वाटर एज अ रॉ मटेरियल वो कहाँ से ले रहा है, सॉइल से ले रहा है। रुकिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि वाटर को वो कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेगा, तो एटमॉस्फेयर से लेगा। और सनलाइट को कहाँ से ले रहा है, सन से ले रहा है। क्लोरोफिल तो इसके अंदर प्रेजेंट ही है। ये दोनों मेंशन कर दीजिएगा आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आया, कौन सा रॉ मटेरियल था। ओके, अब आगे चलते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, इससे क्वेश्चन आने का उतना चांसेस नहीं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में जब हम लोग जाएंगे तो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, दिख रहा है। पहला जो ये ब्लैक ब्लैक लेयर आप लोग को दिख रहा है सबसे ऊपर जो कवर किए हुए हैं, ये होता है वैक्सी लेयर, क्यूटिकल का बना होता है, जो प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को। उसके जस्ट बीनीथ में जो सेल बने होते हैं वो इपिडर्मिस सेल होते हैं। जस्ट बीनीथ में जो सेल है वो कौन सा सेल है, इपिडर्मिस का सेल है। ये सेल आप लोग को दिख रहा है, ये वाला, इस सेल है अपर इपिडर्मिस। इपिडर्मिस दो जगह प्रेजेंट होंगे, एक तो ऊपर में और एक नीचे में। यहाँ जो है ये नीचे में, ठीक है। तो अपर में जो होंगे उसका अपर इपिडर्मिस, नीचे जो होंगे उसको लोअर इपिडर्मिस। अब बीच में जो ये लंबा लंबा सेल सब है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन्काइमेटस सेल लिविंग होते हैं। इनके अंदर जो ग्रीन ग्रीन डॉट्स आप लोग को दिख रहे होंगे, ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक। एंड ये जो आपको स्पेसेस दिख रही हैं क्रीम कलर की, ये स्पेसेस को हम लोग कहते हैं एयर स्पेसेस। इनके बीच में गैप होता है, पैरेन्काइमेटस सेल के बीच में गैप होता है। फिर नीचे जब आएंगे लोअर एपिडर्मिस में, तो लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल दिखेगा। ये दोनों दिख रहा है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे इनका ध्यान होता है। गार्ड सेल क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं स्टोमाटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। फिर आता है स्टोमाटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे। अभी मैंने कहा कि गार्ड सेल का क्या काम होता है, रेगुलेशन करना। किसका रेगुलेशन करना, तो स्टोमाटा कब खुल रहा है कब बंद हो रहा है ये कौन देखेंगे, तो गार्ड सेल ही देखेंगे। अब क्या होता है कि जब लीफ के अंदर पानी भर जाता है तो गार्ड सेल देखता है कि पानी भर गया, वो फूल जाएगा। अब फूलेगा तो क्या होगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। जैसे ही स्टोमाटा ओपन होगा तो वो पानी अंदर से बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में। गेन वाटर करता है गार्ड सेल तो क्या करता है, स्वेलअप हो जाता है। और जैसे ही वाटर लूज करता है तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर हम लोग तीन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या देखते हैं कि जिसमें 5 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब वो कौन कौन से 5 प्रोसेस है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इगेशन। ये पांचों प्रोसेस जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे वो किस टाइप में आएंगे, वो होलोजोइक टाइप में आएंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें ह्यूमन हो गए, लायन हो गए, काउज, डॉग्स, कैट्स, ये सारे किस में आएंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ये सब खाना लेते हैं, खाना पचाते हैं, खाना का जो न्यूट्रिएंट निकलता है उसको सेल तक पहुंचाते हैं, फिर जो एक्सक्रीटा होता है उसको अपने बॉडी से बाहर करते हैं। तो ये किसमें आएंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फिर आता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे जाता है, उसे खाता है। डिकम्पोजर सुने हैं, डिकम्पोजर या फिर फंगी, ये सब का नाम। तो वो लोग क्या करते हैं, जब कोई डेड होता है, डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मैटर, उसके ऊपर ये जाएंगे। जैसे ब्रेड अगर रखा हो तो ब्रेड के ऊपर अगर कभी छोड़ देंगे आप लोग, एक्सपायरी डेट जो लिखा होता है एक्सपायरी डेट के बाद अगर उस टाइम तक छोड़ दें तो इस तरीके के ब्रेड के ऊपर ऐसे आप लोग व्हाइट व्हाइट कुछ पाउडरी जैसा आप लोग को दिखेगा, वो होता है फंगस। फंगस लग जाता है उस ब्रेड के ऊपर। तो इसलिए हमें कुछ भी खाने वाली चीज को ओपन नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें तुरंत सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, फंगी वगैरह लग जाएंगे, डिकम्पोजर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग पैरासिटिक पे। पैरासिटिक में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो होस्ट बनाता है। जैसे कि हमारे बाल में जू हो गए, जू क्या करते हैं, हमारे बॉडी में से खून को वो सक करते हैं, लेकिन वो हमें मारते नहीं है। वो लिविंग है, हमको वो लिविंग ही रहते हैं, हम लिविंग ही रहते हैं, हम कोई मर नहीं जाते हैं उसके ब्लड को सक करने से। तो वो लिविंग होस्ट के ही ऊपर रहते हैं। अब जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वॉर्म्स होते हैं कुछ, वो वॉर्म्स क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिशन को निकालते चले जाते हैं, लेकिन वो भी हमें मारते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें लॉन्गर टाइम तक रहने ही दे, वो कोई डिजीज नहीं कॉज करेंगे, वो बहुत भयानक भयानक डिजीज कॉज करते हैं वॉर्म्स वगैरह। इसलिए हमें टाइम टू टाइम कीड़े की दवाई बोला जाता है खाने के लिए, वो खाते रहना चाहिए। अब आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता है।
ये जो ब्लैक ब्लैक आप लोग को दिख रहा है ये न्यूक्लियस है अमीबा का, और येलो येलो जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के ही अंदर इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं। अब कोई फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल अमीबा के पास आएगा तो अमीबा कैसे उसे लेगा? तो वो क्या करता है, यहाँ पे मैं साथ में लिखते चली जाती हूँ। वो कैसा प्रोजेक्शन बनाएगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलेंगे? स्यूडोपोडिया। यहाँ पे दिख रहा है, इस इमेज में देखिएगा, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना है इस तरीके का, इस शेप का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया ये बना लेगा किसके सराउंडिंग में बनाएगा? तो फूड के सराउंडिंग में बनाएगा। यहाँ पे फूड पार्टिकल है, रेड रेड जो है ये वाला, ये फूड पार्टिकल है इसका, इसके सराउंडिंग में ये स्यूडोपोडिया बना लिया। अब जब स्यूडोपोडिया बन गया तो उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? उसको घेर लेगा। जब ये घेर लेगा तो इससे हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल। इसके अंदर जो कैविटी बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब फूड वैक्यूल के बाद ये फूड पूरा अंदर चला गया। अब यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम सब एक्ट करेंगे, सब इसको तोड़ेंगे, जितना तोड़ना होगा तोड़ लेंगे, जो भी इसमें से न्यूट्रिएंट निकालना होगा निकाल लेंगे। अब जो न्यूट्रिएंट निकालने वाला पार्ट नहीं होगा, जो अनडाइजेस्टेड होगा, उसको ये लोग एज ए एक्सक्रीटा के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब आता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कौन सा मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं? तो होलोजोइक। होलोजोइक में क्या था? 5 टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सा? तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि टेकिंग फूड इनटू द माउथ, मतलब सिर्फ थाली में से भोजन उठाना और अपने मुंह के अंदर रख लेना। यहाँ पे पहला प्रोसेस कंप्लीट, बस भोजन उठाना है, मुंह में रख लेना है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे माउथ के अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं। वो एंजाइम्स उस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, वहां से डाइजेशन स्टार्ट होता है। वो डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है, इस यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता है। और वो कंप्लीट कब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ही अंदर कंप्लीट होता है, इसमें कंप्लीट हो जाता है। फिर खाना वहां से क्या होता है? एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है, विलाई के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा, सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचेगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भेजने के बाद जो एक्सेस वाटर्स होते हैं उन सबको लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर जो ड्राई स्टूल एंड फीसेस बचते हैं उसको एनस के थ्रू बाहर हम लोग निकाल देते हैं। यही प्रोसेस है इसमें। इंजेशन में हम लोग क्या करते हैं? फूड को लेते हैं, डाइजेशन में उसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, एब्जॉर्प्शन में उस फूड को हम लोग ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं। फूड को नहीं भेजते हैं, डाइजेस्टेड फूड को, न्यूट्रिएंट्स को भेजते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो निकला, अमाइनो एसिड जो निकला, या फिर फैटी एसिड, ग्लाइसेरॉल, इन सबको हम लोग ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम से सेल में उनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में भेज के एनएस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं बॉडी से। तो ये पांचों प्रोसेस को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग वीवीआई टॉपिक ही मान लीजिए आप लोग, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो ग्लैंड्स के ऊपर एमसीक्यू में आ जाए, एंजाइम्स के ऊपर आ जाए। इसमें हर एक छोटा से छोटा चीज भी जो दिया होगा वो सब इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व? पहला माउथ, दूसरा इसोफेगस, तीसरा स्टोमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ के अंदर किसके किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? टंग के बारे में, स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर एंड पैंक्रियास के बारे में पढ़ेंगे। लिवर का शेप, साइज, ये सब पोजीशन वगैरह सब आप लोग देख लीजिएगा। इसको एमसीक्यू में पूछा हुआ भी है एक बार, तो मेक श्योर करिएगा लीवर का आप लोग देख लेंगे कि वो कौन सा ग्लैंड है, इंडोक्राइन है कि एक्सोक्राइन है, उसका वेट कितना है, उसका शेप कैसा है, वो कहाँ प्रेजेंट है, कौन से कलर का होता है। इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है लीवर पे, ठीक है। पहले पाथवे जान लेते हैं कि फूड कहाँ से कहाँ जाती है, जगह से होते हुए ये गुजरती है, उसके बाद हम लोग इसके अंदर का प्रोसेस जानेंगे। तो पहले फूड माउथ में जाएगी, माउथ से फिर इसोफेगस में जाएगी, इसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनएस, उसके बाद वो बाहर निकल जाती है। अब इसे डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं, दिख रहा होगा। देखिए, माउथ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फूड पहले माउथ में गया, यहाँ पे टिथ है, टंग है, ये सब हेल्प करेंगे फूड को वेट होने में, सलाइवा के साथ वेट करेंगे उसको, फूड को छोटे छोटे हिस्सों में, टाइनी पीसेस में तोड़ने में। और फिर सलाइवरी ग्लैंड से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज। वो फूड जो आता है उसको ब्रेक डाउन करता है, उसके शुगर को ब्रेक डाउन करता है। फिर जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है वो फैनेक्स में जाता है, फैनेक्स से होते वो इसोफेगस में जाएगा, देन फिर स्टोमक में। स्टोमक में यहाँ पे HCl, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब प्रेजेंट होते हैं, उन सबका रोल हम लोग देखेंगे। स्टोमक से होते हुए फिर हम लोग का फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से लीवर का भी सिक्रिएशन और पैंक्रियाज का भी सिक्रिएशन, ये दोनों सिक्रिएशन आता है। और यहाँ जो आप लोग को दिख रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज्यादा हाईली क्वाइल्ड है, हाईली क्वाइल्ड है ना। लेकिन ये क्या होता है,
लेंथ में ये सबसे बड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम भले ही स्मॉल है लेकिन लेंथ में ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है। और यहाँ पे फुल्ली डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, लिटिल बिट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भी कंप्लीट हो जाता है वाटर का। उसके बाद ये फूड बाहर निकलने को तैयार हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। अब प्रोसेस हम लोग देखते हैं। देखिए, माउथ के अंदर क्या होता है कि माउथ में जो हमारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, टीथ क्या करते हैं, चबाते हैं खाना को, चबाने पे क्या होता है, खाना छोटे 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 पीसेस में टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है, टंग से हम लोग फूड को इधर से इधर लेके आते हैं, तो मूवमेंट करवाते हैं उसका, और साथ ही साथ इसे अपने सलाइवा के साथ मिक्सअप भी करवाते हैं। टंग का रोल हो गया, टिथ का रोल हो गया। अब सलाइवरी अमाइलेज का रोल देखते हैं। ये एक एंजाइम है जो क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। किसमें स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, तो माल्टोज में बदलेगा। और सिर्फ 30% ही स्टार्च बदल पाता है माल्टोज में, क्योंकि यहाँ तो प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है। अभी बाकी सब जगह ये ट्रैवल करेगा, वहाँ फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा स्टार्च माल्टोज में। आगे देखते हैं उसको भी। अब माउथ के बाद फूड कहाँ जाएगा, तो इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस में जब ये जाता है तो ये एक कॉमन पासेज से होते हुए जाता है। उस कॉमन पासेज का नाम क्या है, तो फेर्नेक्स नाम है। कॉमन पासेज इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फेर्नेक्स से ही विंड और साथ ही साथ फूड दोनों ही गुजरते हैं, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं, कॉमन पैसेज बोलते हैं। अब इसोफेगस से फूड कहाँ ट्रेवल करता है, तो ये फूड जाता है सीधा स्टोमक में। स्टोमक में कौन से मूवमेंट के थ्रू जाएगा, तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू वो फूड जाता है स्टोमक में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है, तो इस तरीके का कुछ मूवमेंट है, ऐसे ऐसे हो जाएगा फूड, ऐसे ऐसे जल्दी जा पाता है फूड। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें पानी लेने से मना किया जाता है, क्योंकि फिर हमें घोटने में वो प्रॉब्लम होगा, वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट हिंडर हो सकता है। आगे एक और जगह पढ़ेंगे हम लोग जहाँ पे एसिड का रोल आता है हमारे स्टोमक में प्रेजेंट होता है HCl, वो भी हिंडर कर सकता है। अगर हम लोग पानी तुरंत खाना खाने के बाद पी लेते हैं तो उससे हम लोग स्टोमक में डील करेंगे। अब आता है स्टोमक में। स्टोमक एक जे शेप मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमेन के जस्ट अपर में ये प्रेजेंट होता है। स्टोमक क्या कंटेन करता है, तो गैस्ट्रिक जूस को कंटेन किए रखता है एंड म्यूकस को कंटेन करता है। म्यूकस क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर सील्ड की तरह बनता है। सील्डिंग वो बना कर रखता है किसके ऊपर, तो स्टोमक वॉल्स के ऊपर, ताकि HCl उसको डाइजेस्ट ना कर दे स्टोमक को। अब गैस्ट्रिक जूस जो है वो कौन कौन से, तो HCl एसिड है एंड पेप्सिन एंजाइम है। उन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, उन सबका रोल क्या है, तो उन सबका रोल अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे HCl एसिड का रोल। इसका रोल में क्या है कि ये मीडियम को एसिडिक बनाता है। कैसा मीडियम, जो फूड अभी इसोफेगस से चल के आया स्टोमक में, उस फूड को ये एसिडिक में कन्वर्ट करेगा। क्यों कन्वर्ट करेगा, ताकि पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्ट कर सके उस फूड के ऊपर। सेकेंड रूल इसका क्या है कि वो हार्मफुल माइक्रोब्स जो उस फूड के साथ आए होंगे उन सबको भी ये मार देता है। उसका पेप्सिन एंजाइम का क्या रोल है, पेप्सिन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो तभी एक्ट करता है, तभी एक्टिवेट हो पाता है एक्शन में, जब इसे एसिडिक मीडियम मिलता है। इसका रोल होता है प्रोटीन को तोड़ना, किसमें तोड़ना, पेप्टाइड्स में तोड़ना। और म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस का काम होता है कि स्टोमक के वॉल के ऊपर एज ए सील्ड ये लगा रहता है। स्टोमक का अंदर का जो वॉल है उसको कवर किया रहता है, चारों तरफ से कवर किया रहता है, ताकि जो एसिड है स्टोमक के अंदर वो उस वॉल को गला ना दे, जला ना दे। उससे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे म्यूकस का लाइनिंग प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है फूड के साथ। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड हमारे स्टोमक से आया है, कहाँ आया है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। किसके हेल्प के थ्रू आया, तो स्पिंकर मसल्स के थ्रू आया है। कौन सा मसल, तो स्पिंचर मसल्स के थ्रू आया है। यहाँ पे क्या होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो सिक्रिएशन निकलेगा कहाँ से, तो लीवर से निकलेगा और पैंक्रियास से निकलेगा। इस दोनों जगह से सिक्रिएशन निकलता है, पहुंचता कहाँ है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। लीवर से क्या क्या निकलेगा, तो लीवर से बॉयल जूस निकलता है एंड बाइल साल्ट निकलता है। पैंक्रियास से ट्रिप्सिन एंड लाइपेज निकलता है। पैंक्रियास से निकलने वाले जितने भी एंजाइम उसे हम लोग पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं या फिर पैंक्रियाटिक एंजाइम। लीवर से जो निकलता है बाइल जूस एंड बाइल साल्ट, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ यही है कि वो बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट को स्टोर करके रखता है, बल्कि प्रोडक्शन कौन करता है, तो लीवर प्रोड्यूस करता है उसे। बाइल जूस में क्या करता है कि जो वो जूस जब निकलता है तो फूड को, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, उसे बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। क्योंकि फूड जो स्टोमक से निकल के आया है वो तो एसिडिक मीडियम में हो रखा है, वो एसिड से कंटेन हो रखा है। उससे हम लोग को बेसिक बनाना होगा। बेसिक क्यों बनाना होगा, सो डैट पैंक्रियास से जो निकलने वाली ये दोनों एंजाइम हैं वो दोनों एक्टिवेट हो सके, उसके ऊपर एक्ट कर सके, इसलिए उसे बेसिक हमें बनाना होगा। बाइल साइड का काम क्या है, बाइल साइड जो करते हैं वो जो बड़े बड़े से फैट के ग्लोब्यूल मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम लार्ज लार्ज, उन्हें ये लोग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। जैसे एक नमक का ढेला हुआ, उस ढेले को हम लोग पाउडरी फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो नमक नमक ही रहता है, वो चीनी में नहीं बदलता है। वैसे ही यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फैट्स को जो है ये लोग छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। ये काम किसका होता है, बाइल साइड का होता है। और ये तोड़ते क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइपेज एंजाइम है वो एक्ट कर सके फिर, इसलिए उसे तोड़ दिया जाता है। तो पैंक्रिया के ये दोनों एंजाइम का हम लोग देखते हैं रोल क्या है।
तो पैंक्रियाज से जो निकलने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, स्टोमिक में जो पेप्सिन था वो प्रोटीन को तोड़ रहा था पेप्टाइड्स में, ट्रिप्सिन क्या करेगा, उससे पेप्टाइड्स को तोड़ देगा अमाइनो एसिड में। सबसे सिंपल फॉर्म होता है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड से ही जुड़ करके अगर बहुत सारा अमाइनो एसिड जुड़ जाता है तो प्रोटीन बनता है। तो उसी प्रोटीन को हम लोग आज यहाँ पे पूरे तरीके से तोड़ दिए अमाइनो एसिड में। और लाइपेज क्या करेगा, तो फैट्स को तोड़ देगा फैटी एसिड्स में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से भी अपने कुछ जूस निकालते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो निकलते हैं उससे हम लोग बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। वो क्या करेंगे, जो बचे हुए शुगर हो गए, बचे हुए फैट्स हो गए या प्रोटीन हो गए, उन सबको तोड़ देगा। जो स्टार्च वगैरह हैं, शुगर हैं, उन्हें सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेगा, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल में तोड़ देगा, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। समझ में आई बात? तो देखिएगा इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो जूस निकलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, वो क्या करेंगे, जो अनडाइजेस्टेड रह गए हैं, अभी भी जिनको डाइजेस्ट करना बाकी रह गया है शुगर को, उससे ये लोग कार्बोहाइड्रेट में बदल देंगे, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदल देंगे एंड फैट्स को फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल में बदल देंगे। और किस में बदल देंगे, ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल हो गया खत्म। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आते हैं। पहले इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है। डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, अब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट हो जाता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा जाता है एक विली नामक क्रिएचर। ये क्या होता है, एक फिंगर लाइक अपीयरेंस देता है। इस तरीके का अपीयरेंस दिख रहा है, ऐसे ये है ना, इस तरीके से वो फॉर्म रहता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ये किससे बढ़ाएगा, सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। यहाँ से भी एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। फ्लैट अगर रहता तो बस इतना पे ही हो पाता, लेकिन क्योंकि ये ऐसे हो गया है तो इस जगह से, इस जगह से, सब जगह से ये एब्जॉर्ब कर सकता है न्यूट्रिशन को। तो विली प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल से। अब क्या करेगा, विली डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर देगा, विलाई कहते हैं इसे, और वहां से उस डाइजेस्टेड फूड को ये भेज देगा ब्लड स्ट्रीम में, जहां से ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा, सेल में वो डाइजेस्टेड फूड को पहुंचाएगा। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो वापस से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी एक्सेस वाटर होंगे उन सबका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब जो स्टूल एंड फीसेस रह गया वो सब क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे हमारे बॉडी से। कहाँ से बाहर होंगे, तो एनएस के थ्रू बाहर हो जाते हैं। तो ये था पूरा क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सारा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स कौन कौन से हैं, ऑर्गन ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनके अंदर कौन कौन सा एक ऐसा स्पेशली बनाया गया हुआ है कि सिर्फ एब्जॉर्प्शन में रोल करे या फिर एसिड वगैरह, इन सब के बारे में हमें जान लेना है। इन सब के बारे में एग्जाम में लिखना है। जैसे मैं लिखूँ ना कि रोल ऑफ किसका क्या रोल है, कौन सा गैस्ट्रिक जूस है, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, हर एक ऑर्गन का पाथवे एक सीरीज बना करके लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले माउथ का लिख दे रहे हैं फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का लिख देंगे फिर स्टोमक का लिख देंगे, नहीं। माउथ से कैसे वो लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए एनएस तक गया, पूरा एक सीरीज में लिखना है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से एंजाइम थे जिसके बारे में हम सब पढ़ा दिए, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। इसका एंजाइम का नेम, प्लेस, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट एंड ओरिजिन क्या क्या है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है वो किस पे एक्ट कर रहा है, वो किसे ब्रेक डाउन करना चाहता है, उसका मतलब है सबस्ट्रेट। और प्रोडक्ट का मतलब कि बन के क्या रहा है। स्टार्च अगर में सबस्ट्रेट है तो उससे हम बना क्या रहे हैं, माल्टोज बना रहे हैं। एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, तो सलाइवरी अमाइलेज, और एक कौन सा एंजाइम होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक मैं बता दे रही हूँ। जो सिंग वाले होंगे ना, सिंग वाले हमेशा किसको तोड़ेंगे, प्रोटीन को तोड़ेंगे। सिंग वाले किसे तोड़ेंगे, प्रोटीन को। और लिप्स वाले जो होंगे, लिप्स वाले तोड़ते हैं फैट को। और अमाइल वाले, अम्मी, अम्मी आई किसको तोड़ते हैं, स्टार्च को तोड़ते हैं। तो ये तीन चीज हैं जो याद कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिए यहाँ पे मैं याद करने का ट्रिक बता दी। सिंग वाले कौन से होंगे, प्रोटीन, प्रोटीन वाले कौन से होंगे, जिन पे सिंग लगा होगा। फैट वाले कौन से होंगे, जिसमें लिप्स आएगी। स्टार्च वाले कौन से होंगे, जिसमें अम्मी आएगी, ठीक है। प्रोटीन वाले सिंग, फैट्स वाले लिप्स, अम्मी आई स्टार्च, ओके। इस तरीके से आप लोग याद कर लेंगे। एंजाइम नेम, प्लेस, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, ओरिजिन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में जब आप लिखोगे तो इन सबको जब आप लिखोगे तो अंडरलाइन कर देना। लाइन में जब आप लोग लिखोगे ना पॉइंट वाइज पॉइंट, तो सबसे पहला मैंडेटरी अंडरलाइन कहाँ पे होगा, एंजाइम्स में। सेकेंड अंडरलाइन कहाँ पे करोगे, जब आप बताओगे कौन से ऑर्गन में जा रहे हैं, या फिर ऑर्गन के लिए जैसे मैं लिखी थी ना इन स्टोमिक, वैसे ही आप लोग ऊपर में हेडिंग डाल देना कि इन स्टोमिक। अब स्टोमिक में आ चुके हैं, क्या होगा, वैसे हम लोग निकलेंगे। अब इस पूरे टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख लेना। एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगी। जैसे मैं लिखी हूँ वैसे ही लिख के आना, पॉइंट वाइज लिखना है, अंडरलाइन मस्ट होता है, इससे आपका नंबर भी बढ़ेगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिर्फ एयर को लेते ही नहीं है,
उस एयर का हेल्प लेकर के जो डाइजेस्टेड फूड है उसे हम लोग तोड़ते हैं, उससे एनर्जी निकालते हैं। तो रेस्पिरेशन में एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हम लोग सांस लिए, उस सांस में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी फॉर्मेशन में। तो रेस्पिरेशन को दो पार्ट में बांटा गया हुआ है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि उसमें जब हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं एनर्जी जनरेशन में तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग कोई भी ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, वहां पे बिना ऑक्सीजन के यूज के ही हम लोग एनर्जी जनरेट कर देते हैं। तो क्या यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होता है वहीं पे सिर्फ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है और वहीं पे ज्यादा एनर्जी निकलता है एज कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड है ये जो चार्ट, ये भी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग वीवीआई में डाल देना। लाइफ प्रोसेस में जो जो मैं वीवीआई में लिख रही हूँ उन सबको आप लोग देख लेना। एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है इनटेक्स्ट क्वेश्चन को, और एग्जाम में जाने से पहले इनटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जरूर बना के जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चार्ट है, ये चार्ट, ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि ग्लूकोज कैसे टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो तब कैसे टूटता है ग्लूकोज और एनर्जी का कैसे जनरेशन होता है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि पायरुवेट के अंदर टूट जाता है। पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ था, साथ में कुछ एनर्जी भी जनरेट करता है। अब ये पायरुवेट को 3 तरीके से तोड़ा जा सकता है। पहला, जब ऑक्सीजन बिल्कुल है ही नहीं, ये कब होता है? ईस्ट के अंदर। किस कंडीशन में? तो फर्मेंटेशन जब हम लोग करते हैं, जब शराब बनाते हैं, वाइन जब बनता है, तब हम लोग फर्मेंटेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि पायरुवेट को जब हम लोग तोड़ते हैं तो इथेनॉल बनता है, 2 कार्बन का कंपाउंड, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी निकलता है। फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जब बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन है, एकदम पर्याप्त मात्रा भी नहीं है लेकिन थोड़ा है लेकिन ज्यादा भी नहीं है, ऐसा कंडीशन कब होता है? जब हम लोग रनिंग करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लेते हैं जहाँ पे हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड होती है, वैसे कंडीशन में पायरुवेट टूटता है और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी फॉर्म करता है। एनर्जी का तो हमें जरूरत है ही, तो एनर्जी के साथ साथ आपको फ्री में क्या मिल रहा है? लैक्टिक एसिड भी। इसलिए जब आप लोग रनिंग करते होंगे तो उसके बाद पैर में बहुत दर्द होता है और क्रैम्प्स आने लगते हैं। तो वो क्यों आते हैं? क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पे जमा हो जाता है, इसलिए वो क्रैम्प्स आते हैं। थर्ड है, जब ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में, एकदम अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तब कैसे वो टूटेगा? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सब आप लोग पढ़ोगे तो उसके अंदर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी जनरेट करता है। यहाँ पे कोई अल्कोहल या कोई एसिड नहीं बनता है। कब? जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तब। सिंपली ये किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। और एनर्जी बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट में निकलता है एज कम्पेयर टू द फर्मेंटेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अब। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को रेस्पिरेशन को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। इसमें पहला आता है ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, ऐसे जनरली रेस्पिरेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्रीथिंग में एंड सेलुलर रेस्पिरेशन में। ब्रीथिंग में क्या होता है? बस जब हम लोग सांस लेते हैं एंड सांस छोड़ते हैं, जैसे अभी ले रहे हैं, लिए और छोड़ दिए, यहीं पे मेरा फर्स्ट प्रोसेस डन, ब्रीथिंग प्रोसेस में डन हो गया। तो ये कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है, जो कि किसमें होता है? लंग्स में होता है, और इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होता है। वही अगर सेलुलर रेस्पिरेशन में देखें तो सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में होता है, तो इसलिए किसमें होगा? सारे सेल्स में होता है। और इसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, किसके लिए? ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ग्लूकोज का, ताकि एनर्जी निकल सके। एंड साथ ही साथ ये जो एनर्जी निकलता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इस चीज को आप लोग याद कर लेना, इसका फुल फॉर्म एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकता है। एटीपी को क्या बोलते हैं? एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी आप लोग प्रोसेस देखोगे सेलुलर प्रोसेस, उस सब में हम लोग एटीपी का यूज करते हैं। एटीपी को क्या बोल रहे हैं? एनर्जी करेंसी। क्यों? क्योंकि जितनी भी सेलुलर प्रोसेस होते हैं उन सब में हम लोग एटीपी का यूज करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं। अगर मैं हाथ उठाती भी हूँ तो वहां भी एनर्जी लग रहा है, वहां भी एटीपी लग रहा है। एटीपी बनता कैसे है? तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में ही मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। कैसे ब्रीथिंग का मैकेनिज्म होता है वो अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है ये डायफ्राम। ये डायफ्राम जब हम लोग सांस लेंगे तब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एकदम इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पहले लूज था, ये लूज था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते ही रिब्स स्टर्नम क्या हो जाएंगे? रेज्ड हो जाएंगे। ये मान लीजिए इधर मेरा रिब्स एंड स्टर्नम है और ये पूरा मेरा डायफ्राम है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स रेज्ड हो गया।
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया नीचे से भी और साइड से भी। अब जब वॉल्यूम बढ़ गया तो एयर ज्यादा रह पाएंगे, तो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा तो देखिए एयर इन किए, वॉल्यूम बढ़ा है, चारों तरफ फैल जाएंगे एयर। वही अगर हम लोग इसमें देखें, जब एक्सेलेशन हम लोग करते हैं तो क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ये ऊपर चला जाएगा, स्टर्नम एंड रिब्स जो भी थे वो वापस अपने कंडीशन में आ जाएंगे, तो वॉल्यूम कम हो गया, बाहर आवाज चला जाएगा फिर। तो ये प्रोसेस था किसका, ब्रीथिंग मैकेनिज्म का। अब आता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में। इसमें कैसे कैसे क्या होता है, तो पहले पाथवे हम लोग सबका देखते हैं, पाथवे कहाँ से क्या होता है। एयर आएगा एटमोस्फेयर से हम लोग लेंगे श्वासन के थ्रू, नॉस्ट्रिल में गया एयर, नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, फिर ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में, एल्वियोली में। ट्रैकिया में जाने से पहले वो फेनेक्स में भी जाएगा, वो एक छुट गया है। तो अब हम लोग इसके अंदर भी देखेंगे कि कहाँ से क्या जा रहा है, कहाँ पे कौन सा पार्टिकल्स उसे रोकेगा, कौन सा पार्टिकल्स नहीं रोकेगा, कहाँ कौन से कार्टिलेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे अब। तो देखिएगा एयर रेस्पिरेशन प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में क्या होता है। पहले हम लोग एयर को लेते हैं, नॉस्ट्रल में वो जाता है, नॉस्ट्रल में म्यूकस होते हैं और टीनी हेयर्स होते हैं, वहाँ पे जो डस्ट वगैरह है, जो हम लोग एयर को लिए हैं उसमें डस्ट वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो डस्ट वहीं ट्रैप हो जाते हैं। फिर वो एयर फर्दर ट्रैवल करता है, फेनेक्स में जाता है, फेनेक्स से फिर वो कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया में कार्टिलेज की रिंग्स वगैरह होती है जो कि कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। ट्रैकिया के बाद वो जाता है ब्रोंकस में, ब्रोंकस फिर डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होकर लंग्स में चले जाते हैं, वहाँ ब्रांचेस में ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाते हैं फिर, और ब्रांचेस कहाँ खुलते हैं, तो एल्वियोलाई के अंदर खुलते हैं। एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून के शेप का होता है, जिसमें जो एयर है वो जाके फिल कर जाएंगे और वहीं एयर रहते हैं। इस डायग्राम को देखिएगा, नॉस्ट्रिल यहाँ है, इस नॉस्ट्रिल से हम लोग पहले एयर को लिए, एयर लिए नॉस्ट्रिल कैविटी में गया जहाँ पे म्यूकस और हेयर वगैरह प्रेजेंट है। अब वहाँ पे क्या होगा, डस्ट ट्रैप हो जाएंगे, फिर वो एयर यहाँ से ट्रेवल करेगा, फेनेक्स में जाएगा, फेनेक्स एक कॉमन पासेज है, वहां से फिर एयर क्या करेगा, नीचे ट्रैकिया में जाएगा, ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। विंड पाइप में यहाँ पे कार्टिलेज रिंग आप लोग को लगा हुआ दिखेगा, कार्टिलेज रिंग पूरा नीचे तक होता है, कोलैप्सिंग से वो बचाता है। अब ट्रैकिया विंड पाइप्स के बाद ये कहाँ जाएगा, तो ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकस में देखिए कार्टिलेज रिंग लगा हुआ है, फिर यहाँ से जैसे ही लंग्स आएगा तो वहां से ये डिवाइड हो जाता है ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जो कि सीधा ओपन होता है लंग्स में। अब लंग्स में जाने के बाद ये ब्रांचेस में बढ़ गया, बहुत से ब्रांचेस आ गए इसमें, दोनों साइड में हो गए ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस। अब ये ब्रांचेस जो हैं ये खुलते हैं एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ देखिएगा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बैलून के शेप का स्फेरिकल, यहीं पे क्या होंगे, ऑक्सीजन वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, और एयर यहीं पे जाते हैं, इसी जगह पे जाके फिल होते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का। यहाँ पे एयर अब आ गए, अब यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा, ये देखिए ब्लड वेसल है, वेन आर्टरी, यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं वेन एंड आर्टरी वगैरह, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियो को दिया जाएगा, एल्वियोली फिर वापस से ब्रोंक्यूल्स को देगा, फिर वापस से ब्रोंकस में होते हुए ट्रैकिया से होते हुए बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, एयर को लेंगे, एयर में ऑक्सीजन भी रहेगा, वो लंग्स में जाएगा, एल्वियोल क्या करेगा, उसे ब्लड स्ट्रीम में भेज देगा, और ब्लड स्ट्रीम से क्या ले जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही पासेज से क्या कर देगा, उसको फिर एटमोस्फेयर में वापस रिलीज कर देगा। तो ये था पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो जल्दी जल्दी सांस क्यों लेते हैं एज कंपेयर टू जो धरती पे पृथ्वी पे रहने वाले जीव हैं। इसका आंसर ये है कि पानी में, वाटर में क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, तो डिजोल्व ऑक्सीजन किसमें होता है, वाटर के साथ मिला हुआ होता है, ऑक्सीजन किसके साथ मिला हुआ होता है, वाटर के साथ, तो वो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है इन वाटर क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू लैंड पे रहने वाला जो ऑक्सीजन है। मतलब हमें जो ऑक्सीजन मिल रहा है एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो पर्याप्त अमाउंट में है, लेकिन पानी में क्या है कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, वो पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन है। अब किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन लेना होगा तो वो पानी को लेंगे, पानी के साथ लेंगे, और उस पानी में से वो ऑक्सीजन को अलग करेंगे। तो ये कितना ही डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसलिए उन लोगों को जल्दी जल्दी बार बार करते रहना पड़ता है, और हम लोग एक बार में सफिशियंट अमाउंट ले लेते हैं, फिर रुकते हैं, फिर लेते हैं, फिर रिलीज करते हैं, फिर रुकते हैं, फिर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोग आराम से करते हैं, लेकिन वो लोग जल्दी जल्दी करते हैं। तो रीजन यही है कि वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम होता है, वो डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन होता है, लेकिन लैंड पे वो फ्री फॉर्म में होता है एंड सफिशियंट अमाउंट में होता है।
तो ये एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी का जिसको हमने देख लिया है। एक बार आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा रेस्पिरेशन तक का, बाकी ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे भी पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह, अभी तक जितना पढ़ा है उसे कर लीजिएगा। इंटेक्स क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है एनसीईआरटी का, फिर से बता दे रही हूँ। और बोर्ड में क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से आता है तो इंटेक्स क्वेश्चन से ही आता है, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, अगर मैथ हो तो मैथ में एग्जाम्पल से वो लोग क्वेश्चन उठाएंगे एनसीईआरटी बुक से। तो एनसीईआरटी को एज अ गीता आप लोग पढ़ जाना एग्जाम से पहले, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी होगा वो लोग भी हम लोग सब देख लेंगे। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।